वेलकम गाइस, माई सेल्फ आरडी सैनी स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी पर। तो हम यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इससे पहले हम जो भी वीडियो कवर कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाइए और देखिए। और जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं परमिएबिलिटी। तो देखो परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी परमेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सोइल से वाटर के सीपेज करने की जो कैपेसिटी है, मतलब सोइल अपने वॉइड से वाटर को कितना पास करने दे रहा है, कितना वाटर वहां से सीपेज आउट हो पा रहा है वॉइड से सोइल के से, उसको बोलते हैं अपन परमेबिलिटी। सपोज ये सोइल के पार्टिकल है, ये सोइल के पार्टिकल है और अगर वाटर पास कर रहा है यहां से, तो जो सॉइल के पार्टिकल है वो वॉइड से, अपने वॉइड से कितना वाटर को पास होने दे रहे हैं। ठीक है, उसकी क्या वेलोसिटी है वाटर की, और ये कितना रजिस्ट कर रहे हैं, ये कितना इजीली उसको पास होने दे रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी क्या होती है? वाटर सीपेज कैपेसिटी। अगर मैं परमिएबिलिटी को लिखना चाहूं तो ये क्या होती है? वाटर सीपेज कैपेसिटी। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो सीपेज मतलब रसाव। तो पानी के रसाव होने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी सोइल में से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो परमिएबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। वाटर पास कर रहा है दो सोइल से, सोइल ए और सोइल बी। सोइल ए है, इसके जो पार्टिकल है वो बड़े हैं, बड़े पार्टिकल मतलब कोर सोइल है। सोइल बी है वो फाइन सोइल है। अगर कोर सोइल है तो उसके जो वॉइड साइज है, इंडिविजुअल वॉइड है, वो क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। अगर फाइन सोइल है तो इंडिविजुअल वॉइड साइज है, ठीक है, दो सोइल पार्टिकल के बीच में जो वॉइड है उनकी साइज क्या है? छोटी है। तो अगर वॉइड साइज ज्यादा है तो वाटर आराम से पास कर जाएगा। इसीलिए जो परमेबिलिटी है वो कोर्स सोइल में ज्यादा होती है फाइन सोइल के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो परमेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी डिपेंड करती है वॉइड साइज पे। किस पे डिपेंड करती है? वॉइड साइज पे सबसे पहले तो। दूसरा डिपेंड करती है जो सोइल है उसके पार्टिकल की कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, तो इंटर कनेक्टिविटी, तो वॉइड साइज पे और इंटर कनेक्टिविटी, इन दोनों के ऊपर परमेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो पार्टिकल जितने ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, उनके बीच में वॉइड उतने ही ज्यादा होंगे और वाटर इजीली पास कर पाएगा। तो इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो कोर्स सोइल है उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है फाइन सोइल की। तो अगर मैं परमेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो ग्रेवल की परमेबिलिटी ज्यादा होगी सैंड से, और उसके बाद में सिल्ट और क्ले की जो परमेबिलिटी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि जो क्ले है उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल छोटे हैं तो जो इंडिविजुअल वॉइड साइज है वो भी क्या रहेगी? बहुत छोटी रहेगी, तो इजीली वाटर पास नहीं कर पाएगा। तो जो वाटर है, जो परमेबिलिटी है, उसका ऑर्डर क्या होता है? ये होता है ऑर्डर। ग्रेवल में परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और क्ले के अंदर परमेबिलिटी सबसे कम होती है। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को आप ध्यान रखो। और रीजन भी आपको पता है कि ग्रेवल में परमेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ग्रेवल में वॉइड साइज ज्यादा होती है, क्ले के अंदर वॉइड साइज कम होती है, इसलिए परमेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं परमेबिलिटी के लिए आगे डार्सीज लॉ। देखो डार्सीज लॉ क्या है? अगर कोई वाटर पास कर रहा है सोइल से और सोइल क्या है? सेचुरेट है। ठीक है, अगर वाटर पास कर रहा है वॉइड से और सोइल कैसी आपकी? सेचुरेट सोइल है। ठीक है, अगर सोइल कैसी आपकी? सेचुरेट सोइल है और वाटर पास कर रहा है, और फ्लो कैसा आपका? लेमिनार फ्लो है। फ्लो कैसा है? लेमिनार फ्लो है। तो जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वाटर की वेलोसिटी होगी जो वॉइड से पास करेगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। तो ये कौन सा लॉ है? ये लॉ है डार्सी लॉ।
डार्सीज लॉ, ठीक है। तो डार्सी लॉ क्या कहता है, अगर कोई सोइल सेचुरेट है, डार्सीज लॉ क्या बोलता है, अगर कोई सोइल सेचुरेट है और उससे लेमिनार फ्लो हो रहा है वाटर का, तो जो वेलोसिटी होती है पानी की, जो वेलोसिटी उसके वॉइड से पास करते जो वेलोसिटी होती है, जो वॉइड से पास होता है, वो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। अब ये नई टर्म आ गई यहां पे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसको समझते हैं अपन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कुछ भी नहीं होती है कि जो वाटर पास कर रहा है सोइल से, ठीक है, तो सोइल क्या करेगी, उसको रजिस्ट करेगी, वाटर को पास नहीं होने देगी इजीली, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो वाटर की है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो एनर्जी का जो हेड है उसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस, एच एल, एच के नीचे एल है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में वाटर का के जो एनर्जी हेड है उसमें कितना लॉस हो रहा है, ये क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। तो इसको अपन समझते हैं, जो डार्सी लॉ है इसको एक डायग्राम से भी अपन समझ लेते हैं एक बार, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है डार्सी लॉ, इसको अपन समझते हैं। तो सपोज ये एक सोइल स्पेसिमेन है, ये क्या है, एक सोइल स्पेसिमेन है जिससे वाटर पास कर रहा है, ठीक है। ये सोइल ए बी है, तो यहां पे अपन ने क्या करा, यहां से वाटर पास कर रहा है, ठीक है। यहां जो पानी का हेड है, यहां पानी का हेड क्या है, मान लो H1 हेड है पानी का। कितना हेड है पानी का, H1 है। और अब पानी यहां से यहां तक पास कर रहा है, तो सोइल पार्टिकल क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे। तो जो एनर्जी हेड है पानी के पास में, यहां H1 था, अब उतनी एनर्जी पानी के पास में नहीं रहेगी क्योंकि एनर्जी लॉस्ट हो गई, यहां पे लॉस हो गया ना एनर्जी के अंदर। तो अब यहां पे जो एनर्जी है पानी के पास में, सपोज वो कितनी है, H2 एनर्जी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सोइल स्पेसिमेन की L लेंथ है। सोइल स्पेसिमेन की लेंथ कितनी है, L है। तो एनर्जी के अंदर लॉस कितना हुआ है, HL, हेड लॉस कितना हुआ है, पहले H1 थी और अब कितनी है पानी के पास में एनर्जी, H2 है। तो H1 माइनस H2, टोटल लेंथ कितनी है, L। तो ये जो HL, ठीक है, इसको I बोलते हैं, और ये अपना हेड लॉस है HL। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, H1 माइनस H2, ठीक है। इसी को HL लिखते हैं, जो H1 माइनस H2 है ना, इसी को क्या लिखते हैं अपन, HL से डिनोट करते हैं, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो डार्सीज लॉ क्या बोलता है, अगर कोई सेचुरेट सोइल है उसमें से लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो जो वेलोसिटी होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। आई यहां पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, समानुपाती का साइन हटाता हूं, तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो V इक्वल टू के इंटू आई। के यहां पे क्या है, परमिएबिलिटी, के यहां पे है परमिएबिलिटी। आई को मैंने लिखा है पहले, आई यहां पे क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये है V इक्वल टू। अब अपन देखेंगे डिफरेंट मेथड की परमिएबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, परमिएबिलिटी क्या होती है और इसको कैसे अपन मेजर करते हैं, ये अपन देखने चाह रहे हैं। तो अपन देखेंगे मेथड्स टू फाइंड परमिएबिलिटी, मेथड्स टू फाइंड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को फाइंड आउट करने के अपन मेथड देख रहे हैं। तो सबसे पहले मेथड के ऊपर आते हैं अपन। सबसे पहला मेथड कौन सा, अपना लेब मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है, लेब मेथड। इसके अंदर दो मेथड है अपने। सबसे पहला ए है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड। तो पहला मेथड अपन लेब मेथड देख रहे हैं, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड। बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसके अंदर क्या है, ये किसके लिए सुटेबल है, ये फॉर कोर्स ग्रेन्ड सोइल के लिए सुटेबल है, फॉर कोर्स ग्रेन्ड सोइल। किसके लिए है ये, कोर्स ग्रेन्ड सोइल के लिए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मेथड है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है, देखो यहां पे ये एक सोइल का स्पेसिमेन लिया है आपने। इस सोइल के स्पेसिमेन पे आपने यहां से क्या कर रखा है, वाटर का आप फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, और यहां पे आप मेजर कर रहे हो पानी को, ठीक है। एक कंटेनर आपने रखा, क्यू वॉल्यूम आपने मेजर करा है टी टाइम पे, टी टाइम में आपने क्या करा है, क्यू वॉल्यूम, क्यू आयतन का आपने पानी मेजर करा है, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी हेड कितना है पानी के पास में,
H1 यहाँ पे एनर्जी हेड है और यहाँ पे एनर्जी हेड पानी के पास में कितना है, H2 एनर्जी हेड है। तो देखो ये क्या बोलता है मेथड, अपन ने अभी पढ़ा है V इक्वल टू के आई। V इक्वल टू क्या होता है, के आई। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आ गया, ये अपन आ गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इंटू में के आई ए, ये डिस्चार्ज आ गया अपना के आई ए। अगर मैं इस डिस्चार्ज को किसी टी टाइम के अंदर में अगर उसको कलेक्ट कर रहा हूं तो मैंने क्या कर दिया इसको, ये क्यू अपॉन में टी इक्वल टू के आई ए आ गया यहां से, क्यू अपॉन में टी, क्यू अपॉन में टी इक्वल टू के आई ए। ठीक है, यहां पे के क्या है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ इनटू में एरिया। तो यहां से आप परमेबिलिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो परमेबिलिटी कितना आ गया यहां से, के इक्वल टू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो क्यू इंटू में एल अपॉन में टी एच एल इंटू में ए, ये परमेबिलिटी आ गई। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, केवल v इक्वल टू के इंटू में आई आपको याद रखना है। बस यहां से आपका काम हो जाएगा। यहां पे आई क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। आई की जगह अपन क्या रख देंगे, एच एल अपॉन में एल रख देंगे, ठीक है, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपन कितना टाइम में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, उससे अपन डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो अपने को पर सेकंड वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू, सॉरी K की वैल्यू यहां से अपने को मिल गई। तो ये पहला मेथड था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। ये कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल है, ये है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ये सुटेबल है। तो ये याद रखो, ये एग्जाम में पूछते हैं कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड ये सुटेबल है। दूसरा जो मेथड है परमेबिलिटी कैलकुलेट करने का, जो लैब मेथड है, वो है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड। वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड, ये मेथड फाइन सॉइल्स के लिए सुटेबल है, फॉर फाइन सॉइल्स, फॉर फाइन सॉइल्स। इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, एक सॉइल स्पेसिमेन होता है और इधर अपन ने पीजोमीटर लगा दिया। तो स्टार्टिंग के अंदर जो सॉइल स्पेसिमेन है, वहां पे जो वाटर का फ्लो हो रहा है, वहां पे हेड कितना है, H1 है स्टार्टिंग में, इनिशियल कंडीशन में। किसी टी टाइम पे हेड कितना हो गया, H1 से H2 हेड हो गया, क्योंकि जो वाटर पास करेगा तो उसका एनर्जी का लॉस होगा, तो हेड कितना हो गया, H2। किसी dt टाइम में जो हेड का कितना लॉस हो रहा है, DH। और जो पीजोमीटर है यहां पे लगाया, इसको जो पीजोमीटर का जो पाइप है, ये जो नली है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, स्मॉल a। और जो ये सॉइल स्पेसिमेन ले रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल A, और इसकी जो लेंथ है वो है L। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसके डेरिवेशन पे अपने को नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन का, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, K इक्वल टू 2.303 A इंटू में L अपॉन में 80 इंटू log 10 H1 बाई H2। अब यहां पे A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब, कैपिटल A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन, L क्या है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, T क्या है, जब हेड H1 से H2 है उसमें कितना टाइम लगा है, वो क्या है, T। तो ऐसे अपन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो दो मेथड देखे अपने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के। पहला जो मेथड था वो क्या था, वो था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड। अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में जो दूसरा मेथड है, ठीक है। फर्स्ट जो अपन ने पढ़ लिया लैब मेथड, लैब मेथड के अंदर दो थे, कांस्टेंट और वेरिएबल हेड। अब सेकंड अपन पढ़ेंगे जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो सेकंड है अपना, वो है इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड अपना इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहला मेथड अपना, सबसे पहला है इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो है कोजनी-कर्मन्स मेथड। कोजनी-कर्मन्स मेथड, देखो इसमें क्या है, इसने एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, वो क्या है, K इक्वल टू 1 अपॉन में KK इंटू गामा W अपॉन में म्यू इंटू E क्यूब अपॉन में 1 प्लस E इंटू में D स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो।
अब ये फॉर्मूला आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि परमेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, परमेबिलिटी वॉइड रेशियो पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई। अगर वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई है, इसको मैं ई स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो परमेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो का स्क्वायर। और देखो यहां से परमेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फॉर्मूले से पता लग रहा है जो परमेबिलिटी है के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। तो यूनिट वेट है वाटर का वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन म्यू के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू क्या है यहां पे, म्यू है विस्कोसिटी, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो म्यू क्या है यहां पे, म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, अगर मैं इसको टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देखूं इसी का आगे, ये तो इसका हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ा दोगे तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर के साथ में इसका रिलेशन कैसा है, आपको पता है कि जो म्यू का जो रिलेशन होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो म्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अगर इन दोनों को मैं रिलेट करके लिखूं यहां पे, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर के। मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अगर आपने तापमान बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो परमेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये चीज यहां से समझ में आई। दूसरा क्या है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर यहां पे क्या है, डी स्क्वायर यहां पे है पार्टिकल साइज के। अगर पार्टिकल साइज बड़ी होगी तो सीधी सी बात है वहां का वॉइड भी ज्यादा होगा और इजीली वाटर पास कर जाएगा। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर भी होता है। तो यहां पे म्यू क्या होता है, विस्कोसिटी है। गामा डब्ल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ई क्या है यहां पे, वॉइड रेशियो, ये यहां पे है वॉइड रेशियो। उसके बाद में जो ये के है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये टर्म आपने लिख ली है। और ये क्या है, पार्टिकल साइज डायमीटर की टर्म में ये फॉर्मूला है। अगर इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म में लिखें तो इसको कैसे लिखते हैं इसी फॉर्मूला को, तो देखो 1 अपॉन में के इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू, ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई इंटू 1 अपॉन में एस स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं किसकी टर्म में, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एस यहां पे क्या है, एस यहां पे है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी यूनिट वॉल्यूम का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो एरिया, स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम, एक आयतन वॉल्यूम का जो भी स्पेसिफिक एरिया, जो भी एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। 1 अपॉन में के इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई इंटू में डी स्क्वायर, और दूसरा है 1 अपॉन में के इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई इंटू 1 अपॉन में एस स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो इनडायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है, कोजनी-कर्मन्स मेथड या कोजनी-कर्मन्स फॉर्मूला बोल लो। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि परमेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि फॉर्मूला में आपने देखा है वॉइड रेशियो के स्क्वायर के समानुपाती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद में विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से एक और है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारे जो, ये कब पता लगेंगे, जब अपने को ये फॉर्मूला याद है तो ये चीजें अपन डायरेक्ट बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला मेथड है अपना कोजनी-कर्मन्स मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है, एलन हेजन, एलन हेजन इक्वेशन। देखो एलन हेजन इक्वेशन जो इस साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी है कि जहां से आप डायरेक्टली परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्या है, C इंटू में D10 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया है उसने सिंपल सा। अब देखो ये फॉर्मूला में
सी क्या होता है और D10 क्या होता है? तो D10 होता है इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज पार्टिकल की, किसमें? इन सेंटीमीटर के अंदर जो पार्टिकल की इफेक्टिव साइज है। तो D10 का मतलब क्या है? मैंने पहले बताया हुआ है, D10 का मतलब है कि 10% पार्टिकल इस साइज से क्या है? छोटे हैं। यह है D10 का मतलब। तो इफेक्टिव साइज इन सेंटीमीटर। सी यहां पे क्या है? सी एक कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 100 से 150 के बीच में होती है, लेकिन अपन जनरली 100 लेके चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर न्यूमेरिकल छोटा सा, सी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप 100 लेके चलो इसकी वैल्यू, और के यहां से किस में निकल के आता है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये अपना दूसरा मेथड था, एलन हेजन इक्वेशन, या दूसरा फॉर्मूला था अपना इनडायरेक्ट एलन हेजन इक्वेशन। इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं तीसरा। इसके बाद में थर्ड है अपना, थर्ड है लैलडाउन्स इक्वेशन। लैलडाउन्स इक्वेशन ये बड़ा सिंपल सा है, और ये वैसे एग्जाम में इतना आता नहीं है, लेकिन आप एक बार इक्वेशन को माइंड में रखो, हो सकता है कभी पूछ ले। तो इसमें क्या है? log 10 इंटू में a प्लस बी एन इक्वल टू के एस प्लस एन। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पे k क्या होता है? परमेबिलिटी, n पोरोसिटी, s होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये आप ध्यान में रखो। और a और b क्या है? कांस्टेंट। a एंड b क्या है? कांस्टेंट। k क्या है यहां पे? परमेबिलिटी। और n क्या है? पोरोसिटी। n क्या है? पोरोसिटी। s क्या है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, log 10 a प्लस बी एन इक्वल टू के एस प्लस एन। ठीक है। इसके बाद में चौथा जो फॉर्मूला है अपना, चौथा फॉर्मूला है जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको अपन देख रहे हैं, वो है CV इक्वल टू mv k इंटू mv गामा w। मतलब k इक्वल टू, अपन देख रहे हैं जो चौथा फॉर्मूला है अपना, 4 नंबर का जो फॉर्मूला है, उसके अंदर जो k है वो क्या है? CV ऑफ mv गामा w। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, k CV mv गामा w। ये अपना चौथा इनडायरेक्ट मेथड है, या इनडायरेक्ट फॉर्मूला है चौथा। तो यहां पे देखो CV क्या होता है? CV होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसको अपन कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, CV को डिटेल के अंदर। ये क्या होता है? इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां पे mv क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। mv क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसकी देखो, इनकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछी हुई है एग्जाम में। तो CV की और mv की क्या यूनिट होती है? ये यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, ये यूनिट पूछ लेते हैं एग्जाम में। mv की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन। उसके बाद में k की जो यूनिट निकल के आती है, k यहां से आता है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, k इक्वल टू CV mv गामा w। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या छोटा मोटा यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ये जो यूनिट है, ये यूनिट आप माइंड में रखो, ये यूनिट पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ये अपन ने चौथा पढ़ा। इसके बाद में है अपना, अपन क्या पढ़ चुके हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको याद दिला देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के मेथड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा लेब मेथड। लेब मेथड के अंदर अपन ने दो मेथड पढ़े, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड जो कोर्स सॉइल के लिए था, उसके बाद में दूसरा मेथड अपन ने पढ़ा वेरिएबल हेड परमेबिलिटी मेथड जो कि फाइन सॉइल के लिए था। तो ये पहला मेथड अपना कंप्लीट था, लेब मेथड। उसके अंदर दो मेथड थे। दूसरा मेथड अपना है जो अपने इंपेरिकल फॉर्मूला है, या फिर इनडायरेक्ट मेथड जो इसको अपन बोल रहे हैं, वो उसके अंदर अपन ने 4 फॉर्मूला देख लिए, जो डायरेक्टली अपन यहां से अपन परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो तीसरा अपना जो मेथड है अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो है कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको भी अपन देख लेते हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड से क्वेश्चन वैसे नहीं आता, कभी कभार फॉर्मूला पूछ लेता है, तो फॉर्मूला को आप माइंड में रखो, उसका जो प्रोसीजर है मैं आपको ये समझा देता हूं डायग्राम के साथ में। तीसरा जो मेथड है वो है कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड।
कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड। देखो ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर क्या है, ये लगभग पार्सली सेचुरेटेड सॉइल वगैरह के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, और इसका डायग्राम वगैरह मैं बना देता हूं कैसा क्या होता है इसमें। ये एक सॉइल स्पेसिमेन होता है, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है लगभग 4 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। वैसे ये डायमेंशन आपको ध्यान में नहीं रखनी है, अगर याद रह जाए तो ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। उसके बाद में यहां पे इसमें पीजोमीटर इंसर्ट करते हैं अपन, और यहां पे पीजोमीटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सपोज जो यहां का हेड है पानी का, जो पानी का हेड है यहां पे, वो हेड कितना है, H1 हेड है पानी का। पानी का हेड कितना है, H1 हेड है। सोइल में वाटर एंटर कर रहा है इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट तक पानी एंटर कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं। सपोज यहां पे टाइम कितना था, T1, और यहां पे टाइम कितना है, T2, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दिया x1 और x2। तो x1 से वाटर मूव करा x2 तक, कितना टाइम लगा, T1 से T2 उसको टाइम लगा है, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपन जो ये T2 है, इस पॉइंट के ऊपर अपन पीजोमीटर लेके यहां का हेड अपन लिख लेते हैं। इस जो ये हेड है, ये हेड को मैंने लिखा है HOC। इस वाले पॉइंट के हेड को क्या लिखा है, HOC। तो यहां का जो हेड मिलेगा वाटर का, वो अपने को कम मिलेगा, क्योंकि यहां पे पानी के पास में हेड कितना है, H1 हेड है। लेकिन पानी जब आगे मूव कर रहा है तो उसको सॉइल रजिस्ट भी करेगी, रजिस्ट करेगी तो उसका एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो यहाँ का हेड कितना है, HOC की जो H1 से क्या है, कम है। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपन याद रख सकते हैं अगर रह जाए तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन में T2 माइनस T1 इक्वल टू 2k अपॉन में Sn अपॉन में log 10। यहां का हेड क्या है, H1 प्लस, और यहां का हेड क्या है, HOC। तो ये अपन ने, ये फॉर्मूला है परमेबिलिटी कैलकुलेट करने का। तो यहां से अपन परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। x2 और x1 क्या है, देखो यहां से, अब इससे जो अगर न्यूमेरिकल वगैरह बनता है, वैसे आता नहीं है, आए तो अपन क्या यहां से 2 इक्वेशन बनाते हैं। एक इक्वेशन ये बन गई, फिर अलग हेड से अपन दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सोल्व करते हैं। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो ठीक है, यहां से अपन परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो बड़ा सिंपल सा है, यहां से अपन परमेबिलिटी कैलकुलेट। तीसरा मेथड है अपना कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड। इसके बाद में जो चौथा मेथड अपन पढ़ेंगे वो है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड, फील्ड मेथड के अंदर जो पहला मेथड है, फर्स्ट, वो है पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट। और जो दूसरा मेथड है वो है पंपिंग आउट टेस्ट। ये 2 मेथड है, पंपिंग इन टेस्ट और पंपिंग आउट टेस्ट फील्ड मेथड में। जो पंपिंग इन टेस्ट है ये सुटेबल होता है फॉर स्मॉल इन्फ्लुएंस एरिया, मतलब ऐसी जगह जहां का जो, अगर वहां से अगर अपन पानी का जो इन्फ्लुएंस, जो एरिया है जिसको अफेक्ट कर रहा है, अगर अपन वाटर वहां से बाहर निकाल रहे हैं तो बहुत कम एरिया उससे अफेक्ट हो रहा है उस पानी से, ठीक है, या बहुत कम पानी जो एरिया है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पानी में, है ना। तो उसको बोल के फॉर स्मॉल इन्फ्लुएंस एरिया। और पंपिंग आउट टेस्ट है फॉर लार्ज, फॉर लार्ज इन्फ्लुएंस एरिया। पंपिंग आउट टेस्ट किसके लिए है, लार्ज इन्फ्लुएंस एरिया के लिए टेस्ट है। तो ये अपन ने 4 मेथड पढ़े अपन ने परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के, ठीक है। पहला फील्ड मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट फॉर्मूला थे, तीसरा था कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड, और चौथा अपना फील्ड मेथड। इसके बाद में अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि जो परमेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि अगर मान लो यहां की जो सॉइल है उसकी परमेबिलिटी अलग है, यहां की सॉइल है उसकी परमेबिलिटी अलग है, और यहां की सॉइल है उसकी परमेबिलिटी अलग है, और अगर वाटर पास कर रहा है सॉइल से तो उसकी परमेबिलिटी इस डायरेक्शन में अलग होगी, उसकी परमेबिलिटी इस डायरेक्शन में अलग होगी। इस चीज को अपन अब पढ़ना चाह रहे हैं, तो देखते हैं इसको। परमेबिलिटी इन स्ट्रैटिफाइड सॉइल अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि परमेबिलिटी इन स्ट्रैटिफाइड सॉइल, परमेबिलिटी इन स्ट्रैटिफाइड सॉइल।
स्ट्राटिफाइड मतलब ऐसी सोइल जिसकी परमेबिलिटी अलग अलग थिकनेस के अंदर अलग अलग है। कैसा, मैं बना देता हूं यहां पे। सपोज ये सोइल है, ये एक सोइल है, ठीक है। यहां पे ये जो इसकी हाइट है सोइल की, वो मैंने मान लिया कितनी है, H1 है, और यहां की परमेबिलिटी कितनी है, K1 है। ये जो सोइल है, यहां की हाइट है H2 हाइट है, और यहां की परमेबिलिटी कितनी है, K2 परमेबिलिटी है। और ये जो सोइल है, इसकी परमेबिलिटी K3 है, और इसकी हाइट कितनी है, H3। यहां की परमेबिलिटी K4 है, और इसकी हाइट कितनी है, H4 इसकी हाइट है। पानी पास कर रहा है, पानी इधर से पास कर रहा है, तो इसकी जो परमेबिलिटी है वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन को अपन मान लेते हैं x, और इसको मान लिया y। तो y डायरेक्शन में परमेबिलिटी कितनी होती है, और x डायरेक्शन में परमेबिलिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि जिस डायरेक्ट इसका बेडिंग प्लेन कहां पे, इसका ये जो बेड प्लेन है ना, ये है इसका, इस सोइल का ये बेडिंग प्लेन है। तो अगर पानी का फ्लो उस जो बेडिंग प्लेन है उसके पैरेलल हो रहा है, मतलब पानी का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये इसका प्लेन है, बेडिंग प्लेन है, अगर पानी का फ्लो इसके पैरेलल हो रहा है, ठीक है, तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा मिलती है किससे, अगर परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, मतलब अगर पानी अगर ऐसे जा रहा है तो परमेबिलिटी अपने को ज्यादा मिलेगी किसके कंपैरिजन में, अगर पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है तो, ठीक है। तो परमेबिलिटी हमेशा, परमेबिलिटी अगर इसको मैं नोट में लिखूं तो परमेबिलिटी पैरेलल डायरेक्शन में, किसके पैरेलल में, बेडिंग प्लेन के, बेडिंग प्लेन के पैरेलल में परमेबिलिटी ज्यादा होती है परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं अब लिखना चाहता हूं जो इसकी परमेबिलिटी है, अक्ष डायरेक्शन में कितनी परमेबिलिटी होगी, अक्ष डायरेक्शन में इसकी परमेबिलिटी होती है K1H1 प्लस K2H2 अप टू K4H4 अपॉन में H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। ये परमेबिलिटी किसमें, समीशन ऑफ KH, ऐसा लिख सकता हूं इसको, समीशन ऑफ H। ये अक्ष डायरेक्शन के अंदर परमेबिलिटी है पानी की, अक्ष डायरेक्शन के अंदर परमेबिलिटी, अक्ष डायरेक्शन बोल दो या फिर वो डायरेक्शन जिसमें बेडिंग प्लेन के पैरेलल में फ्लो हो रहा है पानी का। वाई डायरेक्शन में क्या परमेबिलिटी होती है, वाई मतलब पानी का फ्लो पहले ऐसे हो रहा है, अब पानी का फ्लो मान लो ऐसे हो रहा है, तो उस केस में जो परमेबिलिटी होती है वो होती है H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 अपोन में H1 अपोन में K1 प्लस H2 अपोन में K2 प्लस H3 अपोन में K3 प्लस H4 अपोन में K4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूं, समीशन लगाएंगे तो समीशन H अपोन में समीशन H अपोन में K। ये परमेबिलिटी कैसी है, ये परमेबिलिटी y डायरेक्शन में, और ये परमेबिलिटी अक्ष डायरेक्शन में परमेबिलिटी है सोइल की, ठीक है। तो ये अपन, ये फॉर्मूला एग्जाम में, मतलब फॉर्मूला तो नहीं पूछते लेकिन सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल इनके ऊपर बनते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। बड़े सिंपल से फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे याद रखो, ठीक है, समीशन वाली फॉर्म में याद रखो तो आराम से याद रह जाएंगे। समीशन KH अपोन में समीशन H, समीशन H अपोन में समीशन H बाई K, ऐसे ये फॉर्मूला आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो कोई सोइल है, उस सोइल की जो परमेबिलिटी है वो अक्ष डायरेक्शन में अलग मिल रही है और वाई डायरेक्शन में उसकी परमेबिलिटी अलग है, तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो यही सोइल है, ठीक है, KX और KY अपन ने निकाल लिया, इसकी परमेबिलिटी क्या है, अलग अलग थी, ठीक है। तो अगर KX और KY की अगर अपने परमेबिलिटी निकाल ली है तो वो अपने को क्या आएगी, अलग अलग मिलेगी। KX और KY में परमेबिलिटी अलग है इस सोइल की, लेकिन मैं निकालना चाह रहा हूं कि जो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी है KX और KY से वो कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी होती है KX इंटू में KY की पावर 1/2। ये किसके लिए है, ये है 2D के लिए। अगर यही बात मैं करता हूं 3D के लिए, तो 3D के लिए K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 3D के लिए मतलब जिसकी परमेबिलिटी तीनों डायरेक्शन के अंदर ही अलग अलग परमेबिलिटी है, तो उसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा KX इंटू में KY इंटू में KZ, इसकी पावर 1/3। मतलब अगर 2D की बात कर रहे हो तो 1/2, 3D की बात कर रहे हो तो 1/3। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा हुआ है कितनी बार, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे हुए हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये परमेबिलिटी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में इसके जो चौथा मेथड था फील्ड मेथड, उसमें दो मेथड थे अपने,
पंपिंग इन टेस्ट और पंपिंग आउट टेस्ट इनको अपन वेल हाइड्रोलिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इनका डेरिवेशन वगैरह भी अगर आप चाह रहे हो कि नहीं इसका डेरिवेशन भी बताओ, तो मैं उनका एक अलग वीडियो बना लूंगा इन चीज का। मुझे लगता है इसका डेरिवेशन बताना चाहिए, ये काम का है, लेकिन अगर चाह रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इसका डेरिवेशन भी डाल दूं अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उसको ले सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।